प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भौतिक विज्ञान की छठी यूनिट प्रकाशिकी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हमारे दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर 11वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी और जो दूसरा है वो प्रकाश की प्रकृति। पूरी यूनिट 9 अंकों की है और इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और न्यूमेरिकल सभी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम किरण प्रकाशिकी इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्ययन में सबसे पहले हम प्रकाश की एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न कर हमारे लिए वस्तुओं को दृश्य बनाता है। मूल रूप से प्रकाश क्या होता है? मूल रूप से प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्ध्य प्रकाश दृश्य सीमा के अंतर्गत आता है। प्रकाश मूल रूप से फोटोनों से निर्मित होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो मूल कण है वो फोटोन है। साथ ही जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, द्वैती प्रकृति कह सकते हैं हम। द्वैत प्रकृति यानी कि ये कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश में अनेक गुण होते हैं सामान्यतः, जैसे ऋजुरेखीय संचरण, जिसको आप सरल रेखीय संचरण भी कह सकते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि अनेक गुण। इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे हमारे 11वें पाठ और 12वें पाठ में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसका अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कुछ भाग या संपूर्ण भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिससे प्रकाश किरण आ रही होती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसे हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मान लीजिए मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड, और इस मीडियम की जो ये परिसीमा है जिसको हम परावर्तक पृष्ठ कह रहे हैं। अब प्रकाश किरण मीडियम 1 से मीडियम 2 में या माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है तो परिसीमा पर इसका कुछ भाग या संपूर्ण भाग वापस उसी माध्यम में यानी कि माध्यम फर्स्ट में लौट जाए तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। क्या होते हैं ये? इनको समझते हैं। नियमित परावर्तन, यदि प्रकाश पुंज किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होता है, और सामान्य उदाहरण हम समतल दर्पण का ले सकते हैं, हमारे घरों में सामान्य रूप से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब आप उससे प्रकाश को परावर्तित करेंगे तो परावर्तित प्रकाश किरणें एक निश्चित दिशा में ही मुड़ती हैं और परावर्तित पुंज की जो तीव्रता होती है वो तीक्ष्ण होती है। तो यही नियमित परावर्तन है कि यदि प्रकाश पुंज एक समतल पृष्ठ से परावर्तित होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक निश्चित दिशा में मुड़ती हैं, जिस कारण परावर्तित पुंज की तीव्रता तीक्ष्ण होती है। इसे इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि ये एक परावर्तक तल है और ये आपतित प्रकाश किरण है जो इस पृष्ठ से परावर्तित हो रही हैं। अब आप देखेंगे कि अगर ये समतल है तो ये सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित कोण पर एक निश्चित दिशा में मुड़ेंगी, यानी कि सभी एक ही दिशा में मुड़ेंगी। तो इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं विसरित परावर्तन की। यदि प्रकाश पुंज किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होता है, खुरदुरा पृष्ठ यानी कि जो समतल ना हो, उबड़ खाबड़, तो अब क्या होगा कि प्रकाश पुंज में उपस्थित सभी किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित दिशा में न मुड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं में मुड़ जाएंगी या परावर्तित होंगी।
तो इस प्रकार के परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में मुड़ रही हैं। तो जो परावर्तित पुंज होगा उसकी तीव्रता क्षीण होती है या कम होती है, वो तीक्ष्ण नहीं होता है। हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। ये 4 प्रकाश किरण है, या 4 प्रकाश किरणों का एक पुंज ले रहे हैं हम, जो इस खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। तो हम देखेंगे कि परावर्तन के पश्चात ये सभी अलग अलग दिशाओं में मुड़ रही हैं, यानी कि एक निश्चित दिशा में नहीं मुड़ रही है। तो इस कारण जो परावर्तित पुंज है उसकी तीव्रता कम होती है। इस प्रकार का परावर्तन कहलाता है विसरित परावर्तन। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियमों की, कि परावर्तन किन नियमों पर आधारित है, इसके नियम क्या हैं। तो परावर्तन के मूलतः 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक तल पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये ध्यान रखना है, तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा, नंबर 2, आपतन कोण जिसको हम आई से दर्शाते हैं, और परावर्तन कोण जिसको हम आर से दर्शाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के तुल्य होते हैं, यानी कि समान होते हैं। इसको हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि मान लीजिए परावर्तक तल है एम डैश, ये आपतित प्रकाश किरण है और ये परावर्तित प्रकाश किरण है, ये अभिलंब है। अब हम देख सकते हैं आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और परावर्तक तल पर ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। एक ही तल यानी कि ये पेज जिसको आप एक तल मान सकते हैं, तीनों इस पेज पर ही हैं, यानी कि एक ही तल पर है। दूसरा, आपतन कोण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, और परावर्तन कोण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, दोनों समान होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोणा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब परावर्तन से जुड़ा विशेष तथ्य है, किसी भी तरंग के, क्योंकि प्रकाश मूल रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग है, 3 गुण होते हैं, आवर्ती, ठीक है, उसकी तरंगदैर्ध्य है, उसकी चाल। परावर्तन में ये तीनों नहीं बदलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवर्ती, उसकी तरंगदैर्ध्य, उसकी चाल कोई भी परिवर्तित नहीं होती है, किंतु जो तीव्रता है वो घट जाती है, सामान्यतः तीव्रता घटती है। इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन पर आधारित युक्तियों की, और युक्तियां दर्पण है विशेष रूप से, और दर्पणों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण। अब हम इनका अध्ययन करेंगे और इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, किस तरह से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो समतल पारदर्शक कांच की एक शीट या परत के एक पृष्ठ को आप पॉलिश कर उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दो, तो ये युक्ति कहलाती है समतल दर्पण। जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाई हुई है, ये एक शीट है, पार्श्व चित्र लिया है, इसके एक पृष्ठ को पॉलिश कर दिया गया और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया गया। अब इससे बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं कि इससे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वस्तु या बिंब के समान आकार का, जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है उतना ही दर्पण के पीछे समान दूरी पर समान आकार का पार्श्व परावर्तित आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते। आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है, और वास्तविक वे होते हैं जिनको हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो ये दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये आपको बताया। इसके बाद हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कुछ तथ्य होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये अनंत होती है, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप देखें, हम एक वक्र ले, ठीक है, तो उसकी एक त्रिज्या होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्रता समाप्त होती जाएगी उसका केंद्र या त्रिज्या अनंत की ओर बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें गोलीय दर्पण या वक्रीय दर्पण, क्योंकि वो भी एक वक्र होते हैं, वक्र के रूप में होते हैं, तो ये विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। लेकिन अगर हम वक्रता धीरे धीरे समाप्त करने लगे, यानी कि वक्रीय से समतल की ओर बढ़े, तो ये बिंदु अनंत की ओर खिसकते या चले जाएंगे। और अंततः अगर हम एक समतल की बात करें तो इसका फोकस कहाँ पर होगा? अनंत पर। तो फोकस बिंदु अनंत पर होगा तो फोकस दूरी क्या होती है? इन्फिनिटी, अनंत होती है। और आवर्धन 1 होता है। आवर्धन 1 क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब के समान आकार का होता है। और आवर्धन की जो परिभाषा होती है इसी चैप्टर में आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। रेखीय आवर्धन ये होता है प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। दोनों के आकार समान है तो ये अनुपात हमेशा 1 आएगा। समतल दर्पण के लिए आवर्धन कितना होता है? 1। ये आपको बता ही दिया कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? पार्श्व परावर्तित होता है, यानी कि बायां भाग दायां दिखाई देगा और दायां भाग बायां। सीधा बनेगा, आभासी होगा, वस्तु के समान आकार का होगा, वस्तु की दर्पण से जो दूरी होती है उसी दूरी के समान दर्पण के पीछे बनेगा। इसके बाद अगला तथ्य है, यदि कोई वस्तु या बिंब दर्पण की ओर v वेग से गति करे या दर्पण से दूर हटे v वेग से, तो उसका प्रतिबिंब इसके दुगने वेग यानी कि 2v वेग से दर्पण की ओर आता है या दर्पण से दूर जाता है। इसे समझने के लिए हम घर पर कर सकते हैं कि समतल दर्पण को सम्मुख रखते हुए आप दर्पण की ओर जाइए या किसी वस्तु को ले जाइए या उस वस्तु को या खुद को दर्पण से दूर ले जाइए और आप अपने प्रतिबिंब को देखिए कि आपका प्रतिबिंब किस तरह से गति कर रहा है। उसकी गति आपकी गति से हमेशा दुगनी होगी। यदि किसी वस्तु का हमें पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो हमें जो दर्पण का आकार है या आमाप है वो वस्तु के आमाप का लगभग आधा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई का। यदि हम 2 दर्पणों को ले, समतल दर्पणों को, और उन्हें इस तरह व्यवस्थित करें कि ये एक दूसरे पर किसी कोण पर झुके हो, मान लीजिए उस कोण को हम दर्शा रहे हैं थीटा से, तो इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो उसे हम इस नियम से ज्ञात करते हैं कि n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। यदि ये अनुपात 360 बटे थीटा एक संपूर्णांक आता है और यदि ये विषम पूर्णांक आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा होती है। इसके बाद एक अवस्था ये होती है, यदि हम वस्तु को इन दर्पणों के लंब अर्धक पर रखें, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं ये कोण आपस में बराबर है, तो यदि वस्तु लंब अर्धक पर है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। और यदि वस्तु लंब अर्धक पर नहीं है, ये स्थिति जैसे यहाँ पे थीटा 2 बड़ा है, थीटा 1 छोटा है, दोनों कोण आपस में बराबर नहीं है, लंब अर्धक पर ये वस्तु नहीं है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा होगी। तो ये समतल दर्पण से जुड़े हुए कुछ तथ्य थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। इनका प्रयोग छोटे प्रश्नों, अति लघु प्रश्नों या कह लीजिए आंकिक प्रश्नों में भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दर्पण के दूसरे प्रकार जिसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मूल रूप से क्या होते हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले या कह लीजिए गोलीय कोश के भाग होते हैं, या कह लीजिए खोखले गोले या गोलीय कोश से इनको प्राप्त किया जाता है। अब जब हम इनको प्राप्त करेंगे तो इनके 2 पृष्ठ होंगे, एक उभरा हुआ पृष्ठ और एक ये दबा हुआ पृष्ठ जिसको हम धंसा हुआ पृष्ठ भी कह सकते हैं। अब इनके किसी एक भाग पर पॉलिश कर अगर हम दूसरे भाग को परावर्तक कर दें तो हमें गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब ये ऐसे 2 प्रकार होते हैं इनके, क्योंकि 2 तरह के होंगे। अगर आप उत्तल पृष्ठ या उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक करते हैं तो प्राप्त दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और यदि आप दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक करते हैं तो वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। जैसे कि हम बात करते हैं, ये हम खोखला कोला या गोलीय कोश लिया और इसमें से जैसे MM डैश ये भाग मैं लेता हूँ। अब इसके उभरे हुए पृष्ठ पर मैं पॉलिश कर रहा हूँ और जो ये दबा हुआ पृष्ठ है इसको मैं परावर्तक कर रहा हूँ MM डैश। तो जो हमें दर्पण प्राप्त हुआ ये अवतल दर्पण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये दबा हुआ भाग है, ठीक है। यदि उभरा हुआ भाग जैसे कि मैं RQ ये भाग लेता हूँ और इसके दबे हुए पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं और उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक कर देते हैं तो ये कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य गुण ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु की ओर मोड़ते हैं या इकट्ठा करते हैं एक निश्चित बिंदु पर, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
इसको हम बोलते हैं अभिसरण, इस कारण इस दर्पणों को कहा जाता है अभिसारी। दूसरा, उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को इस प्रकार फैलाता है कि ये परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। यानी ये फैलाता है, अपसरित करता है, इस कारण इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी तथ्य आपको बता दिया। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होगा? जब किसी गोलीय दर्पण के दसे हुए भाग या दबे हुए भाग से परावर्तन हो, और जो ये परावर्तन कब होगा? जब इसका उभरा हुआ पृष्ठ पर पॉलिश की गई हो। ठीक है, तो ये दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, और ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु पर इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, विसरित करता है, और इस बिंदु को फोकस बिंदु भी कहा जाता है। ये आप आगे पढ़ेंगे, इस कारण इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके बाद बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण यदि परावर्तन गोलीय दर्पण से जो परावर्तन हो रहा है वो उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा हो, ये उभरा हुआ पृष्ठ है, यहाँ पे पॉलिश इसके दबे हुए भाग पर की गई है। ठीक है, तो ये दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को इस प्रकार परावर्तित करता है कि ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित दर्पण के पीछे स्थित एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश किरणों का फैलाता है, अपसरित करता है, इस कारण इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ राशियों और उनसे जुड़ी परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। मैं आपको यहाँ पे चित्र के साथ माध्यम से समझा देता हूँ, आगे परिभाषाएं। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष। क्या ले रहे हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है कि दर्पण किसी एक गोले का भाग होते हैं, तो उनका जो केंद्र होता है और जो दर्पण का ये मध्य बिंदु होता है जिसको ध्रुव कहा जाता है, इससे गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का द्वारक, ये भाग दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका भाग को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे mm' से दर्शाया गया है। ध्रुव, इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ये ध्रुव कहलाता है, दर्शा रहे हैं P से। वक्रता केंद्र, अभी बताया आपको कि दर्पण किसी गोले का या गोलीय कोश का भाग होता है, तो जो उसका केंद्र होता है वो ही दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्शाते हैं C से। ठीक है, फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण में, तो ये बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। अब बात करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो चित्र के माध्यम से आपकी समझ में आ गया। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। द्वारक अभी बताया, दर्पण के वृत्ताकार भाग को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्शाते हैं किससे? mm' से। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो मैं पृष्ठ कह रहा हूं ये परावर्तक मान के चलना, का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, दर्शाते किससे हैं? P से। वक्रता केंद्र अभी बताया, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र C कहलाता है। तथा दर्पण के ध्रुव, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, जिसको हम P से दर्शा रहे हैं, और वक्रता केंद्र जिसको हम C से दर्शा रहे हैं, के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्शा रहे हैं किससे? R से। मुख्य अक्ष, दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, आपको बताया था शुरुआत में, यही समझाया आपको। इसको किससे दर्शाया गया है? x' से। उसके बाद मुख्य फोकस, गोलीय दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, दर्शाते हैं F से। ठीक है, और मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, दर्शाते हैं स्मॉल f से। तो आज के लिए यही। आने वाले दिनों में हम गोलीय दर्पण के लिए F और R में संबंध, दर्पण सूत्र, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।